भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। मैं आमंत्रित करूंगा आशुतोष जी को। नमस्कार। अभी मुझे लगता है कि जो प्रभाकर जी ने जो बात कही है उसको थोड़ा सा हमें गंभीरता से लेना चाहिए। मैं फैकल्टी के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर कोई लोग अगर जाना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते तो मुझे लगता है आप उनको ज़बरदस्ती मत रोकें, क्योंकि उसकी वजह से अव्यवस्था फैलती है और बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ छात्र हैं जिनकी कोई दिलचस्पी नहीं है बैठने में, तो उनको जाने दीजिए, क्यों आप रोक रहे हैं उनको? उससे कोई फायदा नहीं है। और आप लोग भी बैठ जाइए, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता फिर उसके लिए किसी तरीके का कोई नियम, कोई कानून, कोई अनुशासन हो भी नहीं सकता। देखिए, अगर पत्रकार बनना है तो जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा, और अगर अनुशासन नहीं है तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको मूंगफली भी बेचना है तो उसमें भी अनुशासन लाना पड़ेगा। बहुत प्रतिभाशाली लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, बहुत टैलेंटेड लोग, लेकिन चूंकि उनके जीवन में अनुशासन नहीं था, चूंकि वह अपने बड़ों की बात को सुनने का मादा नहीं था, जो उनके टीचर्स थे, जो उनके मेंटर्स थे, जो उनके गार्जियंस थे, जब उनको कुछ बात कहते थे तो सुनना नहीं चाहते थे, तो कुछ समय के बाद वही लोग एक निहायत पैथेटिक स्थिति में, बहुत ही दुखदाई स्थिति में अफसोस करते हुए पाए गए। और मैं अभी भी देख रहा हूं कि भाई साहब, आप, मुझे लगता है आपकी दिलचस्पी नहीं है। एक मिनट, आपकी दिलचस्पी नहीं बैठने में, आप बाहर जा सकते हैं। आप बहुत देर से डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं आप ही को कह रहा हूं। तो अगर आपकी दिलचस्पी नहीं तो आप डिस्टर्ब ना करें इस क्राउड को। माफ करिएगा, मैं थोड़ा तीखा बोलता हूं, लेकिन अगर आपने बुलाया है तो सुनना भी चाहिए, और अगर सुनने का मादा नहीं है तो फिर आप यहां जो लोग बोल रहे हैं दरअसल उनको आप अपमानित भी कर रहे हैं। यह ठीक बात नहीं। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सच के अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो कोई गोदी मीडिया नहीं होता। अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो आप वाकई में पत्रकार हैं, और इससे अलग किसी तरीके की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। कोई परिभाषा नहीं हो सकती, और यह सच के साथ खड़ा होना कोई आपको सिखा भी नहीं सकता। लेकिन हम लोग जो जिस संस्कृति के, जिस सभ्यता के वाहक हैं, वहां एक चीज पर शुरू से जोर दिया गया है, वो है दूसरों की बातों को सुनना और उसकी आदत डालना। दूसरों से मतभेद होने के बावजूद भी उनका सम्मान करना। और यही दरअसल लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में अगर आपको दूसरों की बातों को सुनने का मादा नहीं है तो फिर आप कुछ भी हो सकते हैं, आप लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं आप फला टीवी चैनल पे क्यों जाते हैं, आप उनके साथ क्यों उठते बैठते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक वो मेरी बातों को सुनना चाहते हैं, जब तक मैं उनकी बातों को सुनना चाहता हूं, तब तक मुझे किसी का बायकॉट करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर मैं उनकी बातों को नहीं सुनना चाहता हूं, जिसका मतलब मैं भी लोकतांत्रिक नहीं हूं। और यह डिबेट इस देश के अंदर अब होनी चाहिए कि जिनको हम दक्षिणपंथ के नाम पे खारिज कर देते, जिनकी बात सुनना नहीं चाहते, जिनकी किताबें नहीं पढ़ना चाहते, जिनके विचारों को नहीं सुनना चाहते, क्या हम वाकई में लोकतांत्रिक हैं या लोकतांत्रिक नहीं है? मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप एडजस्टमेंट, एकोमोडेशन की पॉसिबिलिटीज हर जगह संभव है, प्रोवाइडेड कि आप दूसरे को सुनना चाहें। लेकिन अगर आप दूसरों को नहीं सुनना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ अपनी बातों को दूसरों को ऊपर इंपोज करना चाहते हैं, तो फिर संकट पैदा हो जाता है।
और हमारे यहां तो वो महान परंपरा है, जब शंकराचार्य निकले केरल से और निकलने के बाद जब उनको पता चला कि कोई मंडन मिश्र है बिहार में, वो बहुत विद्वान आदमी है, तो उन्होंने कहा हमें उनसे शास्त्रार्थ करना चाहिए। शंकराचार्य की उम्र बहुत कम थी, बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी, और मंडन मिश्र उनसे दुगनी उम्र के थे। तो जब बिहार पहुंचे उन्होंने मंडन मिश्र से कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो मंडन मिश्र ने कहा ये कल का लड़का ही मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब शंकराचार्य ने उनको परसुएट किया, उनसे बातचीत की, तो मंडन मिश्र उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुए, और वो शास्त्रार्थ लंबा चला, और अंत में मंडन मिश्र हार गए। तो जब मंडन मिश्र हार गए, तब मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि शंकराचार्य जी, अभी आपको मुझसे भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आधा हिस्सा हूं। और शंकराचार्य ने उनकी पत्नी से भी शास्त्रार्थ किया। जो देश में शास्त्रार्थ की यह परंपरा हो, वहां अगर आपको यह बताया जाए कि आपको सिर्फ यही सुनना है, आपको सिर्फ यही कहना है, और इसके अलावा अगर आप कोई बात कहेंगे, कोई बात सुनेंगे, तो आपका रास्ता जेल में होगा, तो समझ लीजिए फिर उस देश के अंदर सिर्फ लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि आपकी पूरी सभ्यता, आपकी पूरी संस्कृति, आपकी हजारों साल की परंपरा इस वक्त खतरे में है। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां एक साथ कोई कह सके कि हमारी एक किताब या धार्मिक पुस्तक है? क्या कोई कह सकता है कि हमारी सिर्फ एक या धार्मिक आख्यान है? क्या कोई कह सकता है कि हमारे यहां सिर्फ एक ईश्वर की पूजा है? क्या कोई कह सकता है कि सिर्फ एक ही मंदिर है जिसमें सब लोग जाके पूजा पाठ करते हैं? दुनिया में कहीं नहीं है, किसी धर्म में ऐसा नहीं। यहां मैं किसी दूसरे धर्म के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो अपनी विशेषता है, जो अपनी विशेषज्ञता है, जो अपना गुण है, उसको तो हम स्वीकार करें। हमारे यहां कितने देवी देवता हैं, उनकी कोई गणना है क्या? अगर कोई भगवान शिव का उपासक है, तो कोई भगवान विष्णु का उपासक है, कोई सरस्वती मां का उपासक है, कोई मां लक्ष्मी का उपासक है, कोई दुर्गा का उपासक है, कोई वैष्णो देवी का उपासक है। तो देवी देवताओं के बीच में किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे बीच में झगड़ा कराने वाले लोग हैं कि अगर आप ये पूजा नहीं करोगे तो फिर आप हिंदू नहीं हो, और आप मुसलमान नहीं हो, आप सिख नहीं हो, आप क्रिश्चियंस नहीं हो। तो जब मैं ये बात कहता हूं, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को लेकर जो समझ है वो कमजोर होती जा रही, जो लोकतांत्रिक स्पेस है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और ऐसे वक्त में जो चौथा खंबा है, जिसको प्रेस कहा जाता है, जिसको मीडिया कहा जाता है, जो पत्रकार है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कल कोई आपसे पूछे कि आपके यहां कितने दार्शनिक स्कूल हैं, आप क्या जवाब देंगे? हमारे यहां वो दार्शनिक स्कूल भी है जहां चारवाक है, जो ईश्वर को ही नहीं मानते, जो वेद को नहीं मानते। हमारे यहां आर्य समाज भी है, जो कहते हैं तमाम कर्मकांडों की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वेद को मानते हैं। लेकिन फिर भी हमारी परंपरा ने चारवाक को ऋषि माना। हमारी परंपरा में दयानंद सरस्वती का बड़ा ऊंचा स्थान है। हमारी परंपरा में स्वामी विवेकानंद का जो स्थान है वो तो अद्भुत है। उनके गुरु ने कहा कि ईश्वर को मानते हो, बोले जब तक मैं ईश्वर से मिल नहीं लूंगा तब तक मैं कैसे उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करूं। वो तो ये भी कहते हैं ईश्वर की पूजा से करने से ज्यादा बेहतर है फुटबॉल खेलना, क्योंकि उससे कम से कम हमारा शरीर बलिष्ठ होगा। आज अगर ये सारी बातें कह दीजिए तो आपके खिलाफ कहीं ना कोई मुकदमा दायर हो जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगा, और हो सकता है आपको कॉलर पकड़ के रात को 12 बजे घसीट के जेल के अंदर ले जाया जाए, और हो सकता है कई सालों तक आपको बेल न मिले। आप सोचिए कितनी गंभीर परंपरा है हमारी, कितना विशाल परंपरा हमारी है, जहां कबीर जैसे लोग हैं, जहां कबीर जैसे लोग हैं। वो क्या कहते हैं? कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये कब कहा गया? आज से 500 साल पहले क्या कहा गया? कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। आज अगर कह दीजिए तो शायद
जेल जाना पड़े क्योंकि आपने खुदा के बारे में ऐसी बात कह दी। और कभी किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, जबकि उस दिनों मुगलों का जो कहते हैं हमारे ना मुसलमानों का शासन था। मुझे तो नहीं मालूम कबीर को किसी ने जाके गाली दी थी या कबीर को किसी ने जाके पीटा पाटा था, मुझे तो नहीं ध्यान है। लेकिन कबीर ने सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं कहा था, या सिर्फ मुल्लाओं के बारे में नहीं कहा था, कबीर ने हिंदुओं के बारे में भी कहा था। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन पूजे, पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। वाते तो चाकी भली, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि चाकी का मतलब क्या होता है। वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार, वो क्या कह रहे हैं? ईश्वर से अच्छी तो चाकी है, कम से कम इसके पीसने से हमारा पेट तो भरता है। तो दोनों धर्मों के लोगों को, उनके कर्मकांड को लेकर, उनकी जो कुरीतियां थी, दोनों को फटकार लगाई उन्होंने। ना उन्होंने हिंदुओं को बख्शा, ना उन्होंने मुसलमानों को बख्शा। और जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदुओं ने कहा ये हमारे हैं और मुसलमानों ने कहा ये हमारे हैं। और जीवन के आखिरी पल में जब उन्होंने कहा कि मैं काशी में नहीं मरूंगा, क्योंकि यहां है कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, वो मगर चले गए। इसका मतलब यह नहीं है कि वो धर्म के खिलाफ थे, इसका मतलब यह नहीं है कि वो ईश्वर के खिलाफ थे। वो उसके साथ, धर्म के साथ जुड़े हुए जो तमाम तरीके की कुरीतियां हैं, उसके नाम पे जो धंधे चलते हैं, उसके खिलाफ थे, उस पर लगातार चोट करते थे। वो कबीर तो यहां तक कहते थे मैं तो राम की बहुरिया। आप सोचिए उनका धर्म क्या था। एक तरफ वो कांकर पूछे की बात करते थे, दूसरी तरफ वो चाकी की बात करते थे, फिर तीसरी तरफ कहते थे मैं तो राम की बहुरिया हूं। हमारे ख्याल से जो गांव देहात के लड़के कम से इतना समझते होंगे बहुरिया का मतलब क्या होता है। वो निराकार ब्रह्म की बात करते थे, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। लेकिन आज उसी मूर्ति पूजा के नाम पे क्या हो रहा है आप जान रहे हैं? वोटों की राजनीति की जाती है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाता है एक दूसरे से। तो जब इस देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक स्पेस था वो इतना जबरदस्त था कि कभी कभी किसी कबीर को किसी ने नहीं मारा। हमारी इस परंपरा में अगर एक तरफ शंकराचार्य हैं जो निराकार निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ रामानुज भी हैं जो मूर्ति की बात करते हैं। ज्ञान मार्ग भी है तो भक्ति मार्ग भी है, क्योंकि भक्ति मार्गियों का यह कहना है कि ज्ञान का मार्ग इतना क्लिष्ट है, इतना गंभीर है कि आम जन तक उसको नहीं समझ पाता। तो सारे रास्ते खुले हुए हैं हमारे पास। लेकिन जिस दिन हमने यह तय कर लिया कि हमें ज्ञान मार्ग पे चलना है या भक्ति मार्ग पे चलना है या मस्जिद पे चलना है या मंदिर पे चलना है या गुरुद्वारे पे चलना है और सिर्फ एक ही किताब लेकर चलना है, तो फिर यह हमारी परंपरा नहीं हो सकती, यह इस देश की परंपरा नहीं हो सकती। और यही कम से कम हमारे जो यहां बैठे हुए लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। मुझे शुरू में क्यों हल्का सा गुस्सा आया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि मुझे लगा कि अगर आप लोग सुनना ही नहीं चाहते तो हम सुनाने क्या आए। और हमारे देश के अंदर अकेला मुल्क है जहां श्रुति की परंपरा है, सुनने की परंपरा है, जहां गुरु के चरणों में बैठकर शिष्य ज्ञान ग्रहण करते थे। और वही है उपनिषद। उपनिषद का मतलब ही है कि अगर आप गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान को ग्रहण करें। तो अगर पत्रकार हैं तो आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, अगर आप किसी के भाषण को सुन रहे हैं और अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो एक सेंटेंस निकलेगा और आप अगर वो मिस कर देंगे तो आप उस दिन की खबर मिस कर जाएंगे। और पता चलेगा कि आपके साथी ने जो खबर लिखी वो पूरे नेशनल हेडलाइन बन गई, अखबार की पहली हेडलाइन बन गई, और आपके पास कुछ नहीं था, क्योंकि आपके अंदर सुनने की ताकत नहीं है। तो अगर पत्रकार हैं तो सबसे पहले सुनने की आदत डालिए, अभ्यास करिए उसका। अगर आपका अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम है तो सुनने की आदत डालिए और एक एक शब्द पर गौर करिए, कौन शब्द का मतलब क्या है। तो ये, और आज के जमाने में मैं ये नहीं कहता मैं बहुत
आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूं, उम्र में बड़ा, लेकिन इतने अपॉर्चुनिटीज हैं आज के जमाने में पत्रकारिता में कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है। मैं बैठा हुआ देख रहा था, 70% लोग यहां सिर्फ इसी फोन पे यूं यूं कर रहे हैं। ये आदत है, ये जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये फोन आपको बीमार बना देता है। आप रात में उठते अचानक और अचानक आपका हाथ यूं जाता, फिर आप फोन देखते हो, क्या देखते कुछ पता नहीं, कौन सी तस्वीर देख रहे हैं, कौन सा वीडियो देख रहे हैं, किसका मैसेज देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आदत ही कंपल्सिव डिसऑर्डर है। जितनी जल्दी इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से अगर आपको छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। व्हाट्सएप पे अगर आप ना रहें तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। इंस्टाग्राम पे आपको व्यूज ना मिले तो आपकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुबह से शाम तक मैं देखता हूं इंस्टाग्राम पे आज मेरे इतने व्यूज हो गए, मुझे इतने लाइक्स मिल गए, ट्विटर पर मुझे इतने लाइक्स मिल गए, मुझे इतने मिल गए। ये आपको साइकोलॉजिकली अंदर से कमजोर कर रहा है, आपके अंदर एंजाइटी लेवल को बढ़ा रहा है। और वो वक्त जल्दी आएगा जब एक पूरी कम्युनिटी एंजाइटी पैनिक अटैक से बीमार हो जाएगी। और मैं देख रहा हूं लोग बीमार हो रहे हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे एक मित्र हैं, जब मैं पॉलिटिकल पार्टी में था तो एक बार मुझे मौका मिला उनके साथ चेन्नई जाने का। आप सब लोग जानते हैं कि जब आप हवाई जहाज में होते हो तो आपका ये फोन बंद हो जाता है, चलता नहीं वहां पे। तो मेरे सामने उन्होंने उसको डेड कर दिया। मैं उनके बगल में बैठा हुआ था, फोन आगे ऐसे रखा हुआ था। हर 2 मिनट ऐसे 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 हर 2 मिनट बाद में देखता था, हाथ से निकालते देखते। 3-4 बार मैंने देखा, मैंने कहा कि आप देख क्या रहे हैं? बोले यार क्या करूं, आदत पड़ गई है। इट्स क्रिएटिंग अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन इसका दूसरा फायदा यह है, आप अपने खुद के एडिटर हैं। आपको पत्रकार बनने के लिए कहीं किसी टीवी संस्थान में, किसी अखबार में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो अपना खुद का टीवी स्टेशन क्रिएट कर सकते हैं। मेरे जैसे लोगों को, जब मैंने राजनीति छोड़ी, जब मैं पत्रकारिता में दोबारा लौटने के बारे में सोच रहा था, तब मैंने ये अपने आप से कहा था कि आने वाले 30 साल जब तक जिंदा रहूंगा मेरे लिए अंधकार का होगा, क्योंकि मुझे पत्रकार जगत स्वीकार करेगा मुझे नहीं मालूम। पूंजी के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं था। अपने 2-4 मित्रों के साथ मिलकर मैंने एक छोटा बहुत संस्थान शुरू किया। लेकिन जिस डिजिटल चैनल को हमने शुरू किया उसके लिए मुझे 1 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़े। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि एक मजबूत आवाज है वो। हमने कहीं से भी अननेसेसरली प्रोवोकेटिव होने की कोशिश नहीं की। कहीं से भी हमने दूसरों को गाली गलौज की कोशिश नहीं की। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा फैशन हो गया है डिजिटल स्पेस में। आप जितना दूसरों को गाली दे सकते हैं आपको उतने व्यूज मिलते हैं। कृपया इससे बचिए। जिंदगी एक्सट्रीम्स का नाम नहीं है। जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, जिंदगी ग्रे है। और अगर आप इस ग्रे को समझ पाएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी खुश रहेगा। शादी के पहले अगर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उनका जीवन भी खुश रहेगा। सारी प्रॉब्लम यह होती है कि हर चीज या तो ब्लैक है या व्हाइट है। जब मैंने तुमसे कहा कि तुम 3 बजे आओगे तो तुम 3 बजे क्यों नहीं आए? तुम 3 बजे इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, इसलिए तलाक तलाक तलाक। जिंदगी ऐसी नहीं है, जिंदगी ग्रे है। ग्रे शेड्स बहुत जरूरी है। हर आदमी जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। तो पत्रकार अगर बनना है आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो चीज ये बात कह रहा है क्या सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है या इसमें ग्रे भी है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस पत्रकारिता का बड़ा फेमस है। मुझे लगता है 10 मिनट से ज्यादा हो गया। प्रभाकर जी थोड़ा सा उन्हें थोड़ा सा लिहाज कर रहे हैं। तो अंत में मैं एक बात कहूंगा, और वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक तरीके से फलसफा भी है। अमेरिका की आजादी के लिए लड़ने वाले थॉमस जेफरसन ने एक बार पूछा गया कि विल यू लाइक टू हैव प्रेस विदाउट स्टेट और स्टेट विदाउट प्रेस? थॉमस जेफरसन ने कहा आई वुड लाइक टू हैव प्रेस विदाउट स्टेट। आई प्रेफर टू हैव अ प्रेस विदाउट स्टेट। आई विल नॉट लाइक टू हैव अ स्टेट विदाउट प्रेस। यह है प्रेस, यह है पत्रकारिता, और इस पर गर्व होना चाहिए।
जो लोग आज स्टेट के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, उनके ऊपर दया करिए, सहानुभूति के पात्र वो लोग हैं, उनसे नफरत मत करिए। धन्यवाद।